वेलकम बैक बीयर लवर्स। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सुबह जब शेंक्यू की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने बेड पर सोया है। जैसे ही शेंक्यू करवट बदलता है वो सोफे पर से गिरकर सीधा शासन की बाहों में पहुंच जाता है। दोनों काफी क्लोज होते हैं। शेंक्यू पैनिक करके जल्दी से उठने की कोशिश करता है बट बार बार चादर से उसका पैर स्लिप होने से वो नहीं उठ पाता। शासन उससे कहता है इतना हड़बड़ाओ मत, आराम से उठने की कोशिश करो। फिर शासन उसको सोफे पर बैठने में हेल्प करता है। शेंक्यू पूछता है ये किसका घर है। शासन कहता है ये क्लब ओनर का घर है। कल रात तुम्हें तेज फीवर होने के कारण तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर शासन पूछता है वैसे तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे। शेंक्यू कहता है उन्होंने हमेशा की तरह मुझसे झगड़ा किया क्योंकि उनकी और मेरे डैड की काफी टाइम से लड़ाई चल रही है। शासन कहता है उसने चांगसेंग से बैंकॉक तक तुम्हारा पीछा किया, लगता है उसे तुमसे बहुत नफरत है। तुम्हारे घर के मसले तो काफी बड़े लग रहे हैं। शेंक्यू कहता है पैसा और बड़ा नाम आने पर सब कुछ उलझन भरा हो जाता है। अगर मैं प्रिंस काम्फा का बेटा नहीं होता तो मेरी जिंदगी भी आसान होती। शासन कहता है अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। शेंक्यू कहता है तुमसे शेयर करूं? शासन कहता है हाँ बिल्कुल, मुझसे बात करो। मुझे पता है मैं एक लो इनकम वाला म्यूजिशियन हूँ, लेकिन अकेले परेशान होने से अच्छा है कि किसी के साथ शेयर ही कर लो। तभी क्लब ओनर आकर कहती है अरे तुम दोनों उठ गए, चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। शेंक्यू क्लब ओनर को थैंक यू बोलता है रात में अपने घर रुकने देने के लिए। क्लब ओनर कहती है अरे कोई बात नहीं, शासन तो अक्सर यहीं रात गुजारता है। शेंक्यू सरप्राइज हो जाता है। क्लब ओनर कहती है कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचना, हम सिर्फ दोस्त हैं, काम के बाद हैंग आउट करने के लिए यहाँ रुक जाते हैं। शासन तो अभी सिंगल है, कभी कभी सोचती हूँ कौन मेरे हॉट वायलिनिस्ट का दिल जीतेगा। शेंक्यू टीज करते हुए कहता है ये सिंगल ही ठीक है क्योंकि मुझे इसके फ्यूचर लवर के लिए अभी से बुरा लगता है। शासन कहता है बकवास बंद करो और अपना खाना खाओ, और शेंक्यू को सर्व करने लगता है। क्लब ओनर शासन को देखकर फील करती है कि शासन के दिल में शेंक्यू के लिए कुछ तो है। दूसरी तरफ दादी शेंक्यू के लिए परेशान हो रही होती हैं। तभी शासन शेंक्यू को लेकर घर आता है। दादी कहती है तुम पूरी रात कहाँ थे, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। शेंक्यू कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर नहीं आ पाया। पिन पूछती है क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहोगे। शासन कहता है शेंक्यू को कल रात तेज फीवर था लेकिन अब वो ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने पिन को कॉल करके नहीं बताया कि शेंक्यू मेरे साथ था। तभी सेक्रेटरी यानी कामसू कहता है तुमने रात पिन के कजिन के साथ गुजारी। शेंक्यू शॉक्ड होकर पूछता है तुम यहाँ कब आए। दादी कहती है कामसू कल रात को आया था, इसने यहाँ आने से पहले मुझे बताया था लेकिन मैं सबको बताना भूल गई। कामसू शासन को घूर रहा होता है। इधर शेंक्यू डरते हुए सोचता है कि कहीं वो डैड को न बता दे। फिर कामसू शेंक्यू से अकेले में कहता है तुम्हें एक आदमी के साथ रात बिताने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हारे डैड को इस बात का पता चल गया तो। शेंक्यू कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, कल रात मुझे अंकल मिले थे और उन्होंने मिलते ही झगड़ा शुरू कर दिया। शासन मुझे बचाने के लिए आ गया, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए शासन मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। मेड कहती है प्लीज तुम दोनों धीरे बोलो। फिर मेड कामसू से कहती है शेंक्यू पर इल्जाम लगाने की बजाय ये सोचो इंथॉन आखिर चाहता क्या है। कामसू शेंक्यू से कहता है अब तुम उस लड़के से दूर रहना, अगर कोई बदनामी हुई तो इसका असर तुम्हारे डैड पर पड़ेगा। शेंक्यू कहता है मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है, मुझे अपने परिवार की इज्जत और प्रॉपर्टी को बचाना है। भले ही मैं उनका परफेक्ट बेटा नहीं हूँ पर तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कामसू कहता है आई एम सॉरी, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभालो। उसके बाद मेड कामसू पर चिल्लाती है कि तुमने शेंक्यू से ऐसे बात क्यों की। कामसू कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मिस्टर काम्फा ने मुझे यहाँ उसकी देखभाल करने भेजा है। मेड कहती है तुम उसे अच्छे से जानते हो कि वो कितना वेल मैनर्ड इंसान है, उसकी वजह से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। कामसू कहता है मुझे फिक्र है कि कहीं उसके बारे में किसी को पता न चल जाए वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहीं बोदिन मेड और कामसू की बातें सुन लेता है और सारी बात जाकर अपनी वाइफ को बता देता है। बोदिन की वाइफ कहती है अगर वो लोग कुछ छुपा रहे हैं तो भी हमारे लिए अच्छा ही है, हम उनकी सगाई के तोहफे और दहेज जब्त कर लेंगे। जब हम उनकी संपत्ति हासिल कर लेंगे तो उन्हें अपने घर से जाने को कह देंगे। बोदिन कहता है सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो लोग क्या छुपा रहे हैं।
उसके बाद इंथॉन और उसकी वाइफ को बाजार में भटकते दिखाते हैं। इंथॉन अपनी वाइफ से कहता है, मैंने शेंक्यू को कल यहीं आसपास देखा था। उसके बाद पिन, शासन और शेंक्यू साथ में मूवी देखने जा रहे होते हैं। तभी कामसू आकर कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शासन कहता है, पिन और शेंक्यू मूवी देखने जा रहे थे तो मैंने कहा मैं लेकर चलता हूँ। कामसू शासन से कहता है, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर जाता हूँ। शासन कहता है, इसमें तकलीफ कैसी, हम लोग क्लोज हैं, और शेंक्यू के शोल्डर पर हाथ रख लेता है। कामसू कहता है, ड्राइव तो मैं ही करूंगा, मिस पिन मुझे बता सकती हैं उन्हें कहाँ जाना है। शासन कहता है, ठीक है, अगर तुम ड्राइव करना ही चाहते हो तो ये लो, और कामसू को कार की दे देता है। उसके बाद शासन पिन से कहता है, तुम मेरे साथ बैक सीट पर बैठना, ओके? कामसू कहता है, मैं ड्राइव कर तो रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? शासन कहता है, क्योंकि हमने साथ में जाने का पहले ही प्लान कर लिया था। फिर सब लोग निकल जाते हैं। एक्चुअली गाइस, कामसू शेंक्यू को शासन से अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सब लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं। पिन एक दुकान पर कुछ सामान देखने लग जाती है। शासन शेंक्यू से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन कामसू उन दोनों के बीच आ जाता है। उसके बाद पिन और शासन दूसरी दुकान पर कुछ सामान देखने लग जाते हैं। शेंक्यू कामसू से कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कामसू कहता है, चलो वापस चलते हैं। पिन कामसू से कहती है, हम लोग अभी तो यहाँ आए हैं। कामसू कहता है, मुझे दादी की फिक्र हो रही है, उनकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है। शासन पिन को धीरे से कहता है, तुम पीछे वाले रोड पर मेरा इंतजार करना, ओके? पिन पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? शासन कहता है, तुम बस देखती जाओ। फिर पिन कामसू को अपनी बातों में उलझा लेती है। शासन शेंक्यू को धीरे से कहता है, तुम्हें भागना होगा। शेंक्यू कहता है, क्या? शासन जोर से कहता है, वो रहा इंथॉन। कामसू पीछे मुड़कर देखता है। इतने में शासन शेंक्यू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कामसू भी उन दोनों के पीछे भागता है। शासन शेंक्यू के साथ सामान के पीछे छुप जाता है और कामसू दूसरी साइड चला जाता है। शेंक्यू शासन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कामसू अब मुझे पक्का डांटेगा। शेंक्यू वहाँ से जाने लगता है। शासन उसे रोककर कहता है, तुम नहीं जा सकते, कामसू मुझे मार डालेगा, और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इतने में कामसू वहाँ आ जाता है और शेंक्यू को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। शासन कामसू पर बॉक्सेस फेंकता है और शेंक्यू को लेकर भाग जाता है। कामसू उनके पीछे भागता है और शेंक्यू को पकड़ लेता है। शासन कामसू को फिर से धक्का दे देता है, जिससे एक लेडी के सारे अंडे खराब हो जाते हैं। शासन शेंक्यू को लेकर फिर से भाग जाता है। कामसू भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे रोककर अपने नुकसान के पैसे मांगने लगती है। बेचारा कामसू। उसके बाद शेंक्यू कहता है, कामसू बाद में पक्का झगड़ा करेगा, वो बहुत गुस्से में लग रहा था। शासन कहता है, होगा तो सही, क्योंकि वो अंडों से पूरा गंदा जो हो गया था। इस बात पर शेंक्यू जोर जोर से हंसने लगता है। शेंक्यू को हंसता देख शासन कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम ऐसे हंसते मुस्कुराते हो, ये स्ट्रेस में रहने से ज्यादा अच्छा है। शेंक्यू कहता है, सही कहा, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैं कब ऐसे हंसा था। फिर पिन भी वहाँ आ जाती है। उसके बाद तीनों मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी देखने के बाद तीनों खाते पीते हैं, घूमते हैं और खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद शेंक्यू पीने के लिए कुछ लेने चला जाता है। पिन शासन से कहती है, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा भाई है और एक अच्छा इंसान मेरा फियांसे है। मैं चाहती हूँ हम तीनों हमेशा ऐसे साथ रहें। उसके बाद शेंक्यू ड्रिंक लेकर आता है। तीनों अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। फिर शेंक्यू अपने रूम में जा रहा होता है, तभी उसे कामसू मिल जाता है। कामसू कहता है, इसके बारे में मुझे तुम्हारे डैड को बताना होगा। शेंक्यू कहता है, ठीक है, बता दो, मैं भी जानना चाहता हूँ मैंने क्या गलत किया है। मेड कामसू से कहती है, तुम क्यों चाहते हो उसके डैड उससे नाराज हो जाएं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। कामसू कहता है, आपको इन दोनों को पहले ही क्लोज नहीं होने देना चाहिए था। तभी दादी पीछे से कहती हैं, अगर वो दोस्त बनना चाहते हैं तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। फिर दादी अकेले में कामसू से पूछती है, वो दोनों दोस्त क्यों नहीं बन सकते। कामसू कहता है, मिस्टर काम्फा ने मुझे यहाँ अपने बेटे की देखभाल करने भेजा है, ताकि कोई भी उसकी शादी में अड़चन न बने। दादी कहती है, शासन पिन का कजिन है, वो कैसे शादी में अड़चन बन सकता है। कामसू कहता है, क्योंकि शेंक्यू पर उसका बुरा असर हो रहा है, वो आज शेंक्यू को लेकर भाग गया था। घर पर तो शेंक्यू ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। दादी कहती है, उसकी मॉम के मरने के बाद मैंने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा। अब वो शासन के साथ पहले जैसे हंसता मुस्कुराता है।
क्या तुम नहीं चाहते वो खुश रहे? कामसू कहता है मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूँ, पर अगर हम इसे नजरअंदाज कर देंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। दादी कहती है जरा मुझे भी बताओ, अगर वो दोनों दोस्त बनते हैं तो कौन सा बड़ा नुकसान हो सकता है? कामसू कुछ नहीं बताता। दादी कहती है अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है तो उसके डैड को इसके बारे में कुछ मत कहना। उसके बाद पिन डरते हुए अपने डैड से कहती है आप मुझे डांटने वाले हो ना, क्योंकि हम भाग गए थे। बोदेन कहता है मैं भला तुम्हें क्यों डांटूंगा। फिर बोदेन पिन से शेंक्यू और कामसू के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछता है। पिन कहती है उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, पर कामसू शाशिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके बाद इंथॉन और उसकी वाइफ अब भी शेंक्यू का उसी जगह वेट कर रहे होते हैं। सडनली इंथॉन को वही औरत दिखती है जिसे उसने शेंक्यू के साथ देखा था। उसके बाद इंथॉन दो लेडीज को बात करते सुनता है। तब उसे सोंगसवात के बारे में पता चलता है कि वो फील्ड मार्शल की प्रेमिका है। इंथॉन समझता है कि शेंक्यू का फील्ड मार्शल की प्रेमिका के साथ अफेयर चल रहा है। उसके बाद शेंक्यू बाथरूम से बाहर आता है, तभी एक कागज में लिपटा पत्थर उसके पैर में आकर लगता है। शेंक्यू उस कागज को खोलकर देखता है। दूसरी तरफ पिन तैयार होकर शेंक्यू का वेट कर रही होती है। शेंक्यू भी तैयार होकर उसके पास आता है। फिर दोनों क्लब में चल रही पार्टी में पहुंच जाते हैं। क्लब ओनर कहती है मुझे तुम दोनों को यहाँ देखकर खुशी हुई। शेंक्यू पूछता है ये किसकी पार्टी है। तभी एक लड़का दोनों ब्राइड को स्टेज पर बुलाता है। तब शेंक्यू को समझ आता है कि यहाँ इन दोनों लड़कियों की शादी हो रही है। सभी गेस्ट दोनों लड़कियों को किस करने के लिए बोलते हैं। दोनों लड़कियां किस करती हैं। शेंक्यू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर दोनों लड़कियां डांस कर रही होती हैं। शेंक्यू ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। तभी शाशिन आकर उसे बताता है ये दोनों सालों से प्यार में है, इसलिए रचावादी ने इनके लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है। शेंक्यू पूछता है क्या इनकी फैमिलीज को इससे कोई दिक्कत नहीं है। शाशिन कहता है दिक्कत है, तभी तो यहाँ कर रहे हैं। शेंक्यू कहता है अच्छा तो ये फेक वेडिंग है। शाशिन कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि वो दोनों प्यार करती है। शेंक्यू कहता है नहीं, मुझे बस बुरा लग रहा है कि उनकी शादी सिर्फ सपने में ही हो सकती है और सपने कभी सच नहीं होते। शाशिन कहता है मुझे यकीन है एक दिन ये सच होगा। हम चाहे किसी से भी प्यार करें या वो किसी भी जेंडर का हो, सोसाइटी एक दिन उन्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी और वो लीगली साथ रह पाएंगे। शेंक्यू कहता है ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है, हकीकत में नहीं, और मैं असल दुनिया में रहता हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगता है। शाशिन कहता है मेरे लिए असल दुनिया और सपने अलग नहीं है। अगर हम पंछियों की तरह उड़ने का सपना नहीं देखते तो कोई प्लेन बनाने का आइडिया नहीं ला पाता। मैं सपने देखना और उन्हें हकीकत में बदलना पसंद करूंगा। उसके बाद सब लोग डांस कर रहे होते हैं। शेंक्यू थक जाता है तो रेस्ट करने चला जाता है। तभी शाशिन उसके पास आकर डांस के लिए पूछता है। शेंक्यू मना कर देता है। शाशिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद इंथॉन कालोंग को बताता है कि शेंक्यू का फील्ड मार्शल की प्रेमिका के साथ अफेयर चल रहा है। कालोंग पूछता है उनका अफेयर कब से चल रहा है। इंथॉन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, सोचो अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो बोदिन अपनी बेटी की शादी शेंक्यू से नहीं करेगा। कालोंग इंथॉन की बातों से इरिटेट हो जाता है। इंथॉन कहता है अगर मैं ये खबर पूरे टाउन में फैला दूं तो। कालोंग कहता है कोई भी बेवकूफी मत करना, अगर ये बात सच नहीं हुई तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेंक्यू इतना बेवकूफ है जो उससे अफेयर करेगा। थोड़ा और पता लगाओ उनका प्लान आखिर है क्या। उसके बाद मेड अपने कपड़ों में कुछ छिपा रही होती है, लेकिन कामशू को शेंक्यू के रूम के बाहर खड़ा देखकर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर शेंक्यू के रूम में चली जाती है। मेड शेंक्यू को एक लेटर देती है जिसमें सोंगसवात ने शेंक्यू को आज रात मिलने बुलाया था। मेड कहती है तुम मुझसे मिलने कैसे जाओगे, कामसू तुम पर नजर रख रहा है। उसके बाद काम्फा को दिखाते हैं। काम्फा काउंसिल को थैंक यू बोल रहा होता है उसकी संपत्ति थाईलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। कालोंग पीछे से उन्हें देख रहा होता है। काम्फा कहता है जरूर तुम्हें किसी ने टिप दी होगी, लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। कालोंग कहता है तुम श्योर हो कि तुम्हारे बेटे की फेक शादी सक्सेस होगी। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ ना हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देश की संपत्ति यूं ही हड़पने दूंगा। काम्फा कहता है तुम्हें हमारी सारी बातें कैसे पता, कोई जासूस रखा है क्या, कहीं वो इंथॉन तो नहीं। क्या तुम इतने हताश हो गए हो कि तुम्हें इंथॉन जैसे आदमी की हेल्प लेनी पड़ रही है। कालोंग गुस्से में कहता है मैं देश के फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। काम्फा कहता है मेरे भाई ने अपने ही खून को धोखा दिया, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। लोग सच ही कहते हैं, गंदा पानी नाली में ही जाता है।
लगता है तुम्हारी और इंथॉन की बहुत अच्छी बनती है। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कालोंग गुस्से में उसे घूरता रह जाता है। उसके बाद कामसू अब भी शेंक्यू के रूम के बाहर पहरा दे रहा होता है। मेड दरवाजा खोलकर देखती है, फिर शेंक्यू से कहती है अब हम क्या करेंगे। कामसू अब भी बाहर खड़ा है। शेंक्यू सोचने लगता है कि वो बाहर कैसे निकले। तभी दूसरी मेड आकर कामसू से कहती है चानसेंग से आपके लिए कॉल आया है। कामसू बात करने चला जाता है। मेड चेक करके कहती है कामसू चला गया। शेंक्यू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कामसू शॉक्ड होकर कहता है क्या कहा, इंथॉन कालोंग के लिए काम करता है। काम्फा कहता है हाँ, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, काम खत्म होते ही मैं वहाँ आ जाऊंगा। उसके बाद कामसू शेंक्यू के रूम का दरवाजा नॉक करता है। मेड बाहर आकर कहती है क्या हुआ। कामसू कहता है मुझे शेंक्यू से बात करनी है। मेड कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो दवाई खाकर सो गया है। कामसू कहता है ठीक है, वो जाग जाए तो मुझे बता देना। और कामसू फिर से पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है। उसके बाद क्लब ओनर शाशिन और उसके दोस्तों से कहती है तुम लोग यहाँ रुकने वाले हो तो मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए रूम साफ करवा देती हूँ। शाशिन और उसके दोस्त क्लब ओनर को थैंक यू बोलते हैं। क्लब ओनर शाशिन से कहती है अगली बार शेंक्यू को भी अपने साथ लेकर आना। शाशिन कहता है मैं उसे ले तो आऊंगा, लेकिन तुम उसे भोला मत समझो, वो ड्रिंक के मामले में हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद शाशिन शेंक्यू के बारे में ही बात करने लगता है, लाइक वो ऐसा है वो वैसा है वगैरह वगैरह। क्लब ओनर कहती है लगता है शेंक्यू तुम्हें अच्छा लगता है। शैन्या कहता है सही कहा, अगर एक बार शेंक्यू का टॉपिक शुरू हो जाए तो ये नॉन स्टॉप उसी के बारे में बात करता रहता है। शैन्या शाशिन से कहता है प्लीज तुम उसके प्यार में मत पड़ जाना। शाशिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, लगता है तुम्हें चढ़ गई है। उसके बाद शेंक्यू सोंगसवात के घर आता है। सोंगसवात कहती है मैंने फील्ड मार्शल से बात की, तुम उनसे मिल सकते हो, मैं सैटरडे को तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूंगी। शेंक्यू कहता है थैंक यू सो मच। सोंगसवात थोड़ी अपसेट होती है और वो शेंक्यू से कहती है अब तुम्हें जाना चाहिए, अगर किसी ने तुम्हें मुझ जैसी सेक्सी स्टार के साथ देख लिया तो तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। शेंक्यू पूछता है क्या तुम किसी बात से परेशान हो, तुम मुझे बता सकती हो। उसके बाद सोंगसवात शेंक्यू को घर के अंदर लेकर आती है। शेंक्यू कहता है बताओ तुम क्यों परेशान हो। सोंगसवात कहती है ये इनविटेशन मेरे भाई ने भेजा है, वो शादी कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। शेंक्यू पूछता है क्यों। सोंगसवात कहती है लड़की की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत इज्जतदार लोग हैं, अगर मुझ जैसी औरत शादी में जाएगी तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। शेंक्यू कहता है मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे भाई ने तुम्हें इनविटेशन भेजा है, इसका मतलब वो अपने खास दिन पर तुम्हें अपने साथ चाहता है। तुम दूसरों की परवाह मत करो, बस अपने भाई पर ध्यान दो, ठीक है। सोंगसवात स्माइल करती है, फिर उसके बाद वो अपने करियर के बारे में बताने लगती है, लाइक वो कैसे एक सेक्सी स्टार बनी। दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं। फिर उसके बाद सोंगसवात कहती है मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, उनकी आंखों में मेरे लिए या तो गंध होती है या इंसल्ट, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे वैसा फील नहीं होता। तुमसे बात करते समय ऐसा लगता है जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। शेंक्यू कहता है हम ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। सोंगसवात कहती है अगर हम फ्रेंड हैं तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। शेंक्यू कहता है पूछो। सोंगसवात कहती है अगर तुम्हारी शादी पिन से होगी तो तुम अपनी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर कर सकते हो, तो फिर तुम्हें फील्ड मार्शल की हेल्प क्यों चाहिए। शेंक्यू कहता है मैं पिन को अपनी बहन की तरह देखता हूँ, मैं अपने फायदे के लिए उसका यूज करना नहीं चाहता, वो एक अच्छे लड़के से शादी करने की हकदार है, मेरे जैसे से नहीं। सोंगसवात कहती है लेकिन तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम अच्छी फैमिली में पैदा हुए हो और तुम्हारे पास पैसा भी है। शेंक्यू कहता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं कर सकता, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे नहीं जी सकता। सोंगसवात कहती है अगर फील्ड मार्शल तुम्हारी हेल्प करने को मान गए और तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो बदले में मुझे एक चीज मिल सकती है। शेंक्यू पूछता है क्या। सोंगसवात कहती है मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो, वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। शेंक्यू कहता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा, पहले मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक बार किसी ने मुझसे कहा था मैं हकीकत के गम में डूबना नहीं चाहता, सपनों को सच्चाई में बदलना चाहता हूँ। सोंगसवात पूछती है कौन है वो। शेंक्यू कहता है कोई जिसे मैं जानता हूँ। सोंगसवात कहती है अगर वो कोई ऐसा होता जिसे तुम सिर्फ जानते हो तो तुम्हें उसकी कई बातों की इतनी परवाह नहीं होती, वो जरूर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर शेंक्यू स्माइल करके शासन के बारे में सोचने लगता है।
उसके बाद शासन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो आई थिंक मार्केट में से कुछ खाने के लिए खरीद रहे होते हैं। तभी शासन शेंक्यू को सोंगसवात के घर से निकलते देखता है। शासन भागकर शेंक्यू के पास जाता है। मिन कहता है ये कहाँ चला गया। शैन्या कहता है शायद बाथरूम गया होगा। शासन शेंक्यू से गुस्से में कहता है ये सब क्या है, तुमने तो कहा था तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। शेंक्यू कहता है हाँ हमारे बीच कुछ नहीं है। शासन कहता है झूठे, अब तो मान लो जब मैंने तुम दोनों को साथ में सोते देखा है। शेंक्यू गुस्से में कहता है गंदा सोचना बंद करो, तुम मेरी और सोंगसवात की इंसल्ट कर रहे हो। शासन कहता है फिर बताओ मुझे, तुम सुबह सुबह उसके घर से बाहर क्यों आ रहे हो, तुमने यहाँ रात गुजारी है, जरूर तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, बताओ मुझे सच क्या है। शेंक्यू कहता है मैंने उससे मेरे लिए फील्ड मार्शल की अपॉइंटमेंट लेने को कहा था, मुझे संपत्ति ट्रांसफर के मैटर में उनकी हेल्प चाहिए। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ठीक हुआ तो मुझे और पिन को शादी नहीं करनी पड़ेगी। शासन कहता है लेकिन तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते। शेंक्यू कहता है क्योंकि वो मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती है। शासन कहता है तो उसे बताया क्यों नहीं, तुम जानते भी हो वो तुमसे प्यार करती है। शेंक्यू कहता है सॉरी ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। शासन कहता है ये तुम्हारा बहाना है, तुम और तुम्हारे डैड बहुत बुरे लोग हो, बहुत सेल्फिश हो, तुमने ये सब अपने फायदे के लिए किया, तुम्हें दूसरों की जरा भी परवाह नहीं है। फिर शासन गुस्से में थोड़ा पर्सनल हो जाता है। वो कहता है तुम्हें अपनी मॉम के लिए बुरा लगता है क्योंकि तुम एक बुरे बेटे हो। शेंक्यू कहता है तुम्हें कैसे पता। शासन कहता है मैंने तुम्हें नींद में बोलते सुना था, पहले मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था लेकिन अब मुझे समझ आ गया तुम गैर जिम्मेदार और सेल्फिश हो, तुम लोगों का फायदा उठाते हो, इसीलिए तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई। शेंक्यू गुस्से में शासन को पंच मार देता है। बदले में शासन भी उसे मारने वाला होता है लेकिन उसके आंसू देखकर रुक जाता है। शेंक्यू वहाँ से चला जाता है। शासन भी उसके पीछे चला जाता है। पीछे इंथॉन और उसकी वाइफ खड़े होते हैं। इंथॉन की वाइफ कहती है वो शादी क्यों नहीं करना चाहता जबकि ये तो आसान तरीका है। इंथॉन कहता है मैं जानता हूँ क्यों नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइज आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।